हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46 अश्वी और अभिनव के बेय में पता चला सबको। अक्षता, एकांश, अभिनव और देव चारों ही हेलीकॉप्टर में थे। सबसे आगे पायलट थे और उनके बॉडीगार्ड्स दो बैठे हुए थे। उसके बाद एकांश और अक्षता बैठे हुए थे और उनके पीछे अभिनव और देव बैठे थे। अक्षता के कान में हेडफोन था और एकांश बिना हेडफोन का बैठा था, क्योंकि अक्षता बीच बीच में उसे एक्साइटेड होकर बच्चों की तरह बात कर रही थी जिसे वो सुनना चाहता था, इसीलिए उसने हेडफोन को नहीं लगाया था और स्माइल करते हुए बस अपनी गर्दन हाँ या ना में हिलाकर अक्षता के बातों का जवाब दे रहा था। अक्षता को इतना एक्साइटेड देखकर अभिनव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। फिर वो अपने मन में ही कहता है, मुझे नहीं पता था कि अक्षता को हेलीकॉप्टर पर चढ़ना इतना अच्छा लगेगा, तब मैं उसे बहुत पहनी हेलीकॉप्टर पर बैठा देता। तभी उसकी मन की बात समझकर एकांश उसे मैसेज करता है, क्योंकि उसने भी हेडफोन लगा रखा था। साले साहब, इतना मत सोचिए, आपने जितनी भी ख्वाहिश मेरी स्वीट हार्ट की नहीं पूरी की है वो सारी मैं करूंगा। मैसेज देखकर अभिनव को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से भरी नजरों से एकांश को देखने लगता है तो एकांश से स्माइल पास कर देता है। ये सब देखकर देव अपने मन में ही कहता है, वाह माम वाह, आप तो अपने मजे में है, पर यहाँ दो डेविल आपस में लड़ रहे हैं। इनके बीच की कोल्ड वॉर पर तो ध्यान दीजिए, ये साला जीजा दोनों ही कहीं हेलीकॉप्टर को ही क्रैश ना करवा दे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अभी भी सभी लोग स्टडी रूम में बैठे हुए थे। खुशबू एलिना को समझने की कोशिश कर रही थी, पर एलिना बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसीलिए सब ने डिसाइड किया था कि जब तक एकांश, अभिनव, देव और अक्षता वापस नहीं आ जाते तब तक एलिना को अकेला नहीं छोड़ता है, वरना वह घर में सबको बता सकती थी। वही अभय और ओमकार के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन दोनों को ही प्रेम का डर था कि कहानी उन्हें पता चल गया तो न जाने वह क्या करेंगे। भले ही आज अंडरवर्ल्ड का डॉन एकांश था, पर आज भी वह प्रेम के आगे झुकता था और वही होता था जो प्रेम कहता था। वही अश्वी भी अभिनव के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि अब उसे भी डर लगने लगा था। कभी राशि की नजर जब अश्वी पर पड़ती है तब वह उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ जाती है और उसके शोल्डर पर हाथ रख देती है। राशि के ऐसे अचानक शोल्डर पर हाथ रखने पर अश्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है और वह एक पल के लिए डर भी जाती है। उसको इतना डर ना हुआ देखकर राशि कहती है, रिलैक्स रिलैक्स, तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम अपने घर में ही हो। मैं जानती हूँ कि तुम अभी कैसे और कहाँ से आई हो, डरना लाजमी है, पर तुम अपने में ही हो। हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं पर तुम तो अपनी ही सोच में डूबी हुई है, क्या बात है? कोई परेशानी है तो बताओ हमें। उसकी बात पर अश्वी अपनी गर्दन ना में हिला देती है और बहुत ही धीरे से कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वही सारी चीजों के बारे में सोच रही थी। उसके बाद पर राशि उसके शोल्डर पर अपने शोल्डर से मारते हुए कहती है, अरे अरे झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें चिंता हो रही होगी ना अभिनव जी की कहानी अभिनव जी को कुछ हो ना जाए। उसकी बात पर अश्वी अपनी आंखें बड़ी कर कर राशि को देखने लगती है। उसकी ऐसे रिएक्शन पर राशि हंसती है और कहती है, अरे देखो, ये सब चीज छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पर थोड़ा अश्वी नॉर्मल होती है और अपना सर झुका लेती है। अश्वी को ऐसा करते देखकर राशि को फिर से हंसी आ जाती है और वह फिर से उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे अरे इतना भी मत शर्माओ। फिर राशि उसे फिर से चढ़ते हुए कहती है, अच्छा ये बताओ, किसने किसे पहले प्रपोज किया था? फिर कुछ सोचकर कहती है, अच्छा ये बताओ, तुम अभिनव जी को पसंद तो करती हो ना? क्योंकि मैंने देखा है अभिनव जी ही तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम तो उनसे दूर भगाने की कोशिश करती हो। राशि की बात पर अश्वी को अभिनव का खुद के लिए ऑब्सेशन याद आ जाता है, जिससे उसे अभिनव पर गुस्सा आने लगता है और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ देखने लगता है, जो कि राशि नोटिस कर लेती है। राशि उसके फेस पर गुस्से भरी एक्सप्रेशन देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे इतना गुस्से में क्यों हो गई?
अभिनव जी को तुम पसंद नहीं करती क्या? अभिनव जी तो कितनी अच्छी है। अश्वी राशि के बात पर खुद मन में ही कहती है, हाँ हाँ वह तो मुझे ही पता है कि वह कितने अच्छे हैं। तभी राशि फिर से उसे टोकते हुए कहते हैं, अरे तुम फिर से कहाँ खो गई, एक बार तुम गुस्सा हो जाती हो और अभी तुम अपने में ही खो गई। क्या सोच रही हो, मेरे सवालों के जवाब दो ना। क्या तुम्हें इतने हैंडसम, इतनी स्वीट, इतने प्यारे अभिनव जी पसंद नहीं है? उसकी बात पर अश्वी चीखते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अभिनव जी ज्यादा पसंद है भी और नहीं भी है। उसकी बात पर राशि कंफ्यूजन में कहती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तुम कहना क्या चाहती हो? या फिर इंसान पसंद होता है या फिर नापसंद होता है, और तुम तो दोनों ही कह रही हो। उसकी बात पर अश्वी गहरी सांस लेकर कहती है, अभिनव जी अच्छे हैं, बहुत केयरिंग भी हैं, पर उनका ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा है। वह मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव है। उन्होंने मेरे ऊपर न जाने कितने ही सारे बंदी से लगा रखी है। फेक राशि की तरफ देखकर राशि के दोनों हाथ पकड़कर बहुत ही रूड़ी आवाज में कहती है, अभय जी ने आप पर कभी बंदी से नहीं लगाई होगी, उन्होंने आपको खुला आसमान दिया होगा, पर मुझे मुझे अभिनव जी ने सोने के पिंजरे में कैद करके रख लिया है, और 6 की भी मैं उसे कैदी से बाहर नहीं निकल सकती। उसकी बात सुनकर राशि चौंक जाती है और उससे कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो अभिनव जी इतने बुरे नहीं लगता कि वह तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लेंगे। उसे पर अश्वी अपनी नजर झुकाकर कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। मुझे अभिनव जी पसंद है, बहुत पसंद है, बचपन से ही मैं उन्हें पसंद करती हूँ, पर जब से उनका ऑब्सेशन देखा है, उनका पॉजिटिवनेस देखा है, तब से मुझे उनसे डर लगने लगा है। डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ गलती ना हो जाए, डर लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वह नाराज हो जाए, डर लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे वह गुस्से में आकर मुझे चोट पहुंचा दे। जैसे जैसे अश्वी का रही थी वैसे वैसे राशि चौक पर जा रही थी, उसे तो इस बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं था। वहीं उन दोनों को लग रहा था कि उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन रहा है, पर इसके उलट वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों की बातें सुन रहे थे। जब राशि अभिनव की तारीफ कर रही थी तब अभय उसे अपनी का जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राशि किसी और की इतनी ज्यादा तारीफ कर रही है। अगर वहां इतने लोग ना होते तो वह पक्का राशि को इस चीज के लिए पनिशमेंट देता। पर जब अश्वी ने अपना दर्द सुनाया तब सबको उसके लिए बुरा लगने लगा, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो वहां खुशबू को आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था अश्वी और अभिनव के बारे में, लेकिन वह सोच रही थी कि दोनों ही अपने रिलेशन में खुश है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी छोटी बहन बचपन से ही अभिनव से अट्रैक्टिव थी। और वह भी इस बात से खुश थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई उसकी छोटी और प्यारी बहन को संभाल लेगा, क्योंकि अभिनव कैसा है वह उसे बचपन से ही पता था। पर आज उसे पता चला कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसे ये तक नहीं पता था कि अभिनव के दो चेहरे हैं, एक वह जो सबके सामने है और एक हो वो जो उसके दुश्मनों के सामने है। कभी खुशबू उठकर आती है और अश्वी के बगल में बैठ जाती है। खुशबू को खुद के बगल में बैठा देखकर अश्वी थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके और अभिनव के बारे में खुशबू को कुछ भी पता नहीं है, और शायद उसने उसकी बातें सुन ली जिससे अब वो उसे डांटेगी। पर तभी खुशबू अश्वी चेहरे को अपने हाथ में ले लेती है और प्यार से कहती है, अभिनव भाई तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करते हैं और तुमने आज तक किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? उसके बाद पर अश्वी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना देरी किए हुए खुशबू के गले लग जाती है और फुट फुट के रोने लगती है। खुशबू और बाकी सभी अश्वी को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं और खुशबू उसके सर को और पीठ को सहलाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो शांत होती है तब वो खुशबू के आगे अपना सर झुकाकर बहुत ही धीरे से कहती है, मुझे लगा था कि आपको या फिर किसी और को इस बारे में पता चलेगा तो आप लोग मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि मैं अपने से इतने बड़े इंसान को कैसे पसंद कर लिया। फिर अपने नजरें उठाकर खुशबू की आंखों में देखकर कहती है, दी मैं अभिनव जी से बहुत प्यार करती हूँ, पर उनका रवैया मुझे बहुत डराता है। प्लीज कुछ ऐसा करो ना कि वह मेरे साथ वैसा बर्ताव न करे। उनका प्यार मुझे अच्छा लगता है पर उनका हद से ज्यादा प्यार मुझे डरता है।
उसकी बात पर खुशबू उसके गाल को सहलाते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, तुझे ये सारी चीज हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी, तो हम सब मिलकर तुम्हारी इस प्रॉब्लम का हल बहुत पहले ही निकाल लेते। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पहले नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब तो बता दिया है, और अब हम मिलकर तुम्हारे अभिनव को सुधरेंगे, और अभिनव भाई को तो मैं बताऊंगी कि उसने किसी से प्यार किया है। सभी राशि बीच में कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हें बताना होगा कि लड़कियां इंसान होती है, कोई चीज या फिर कोई जानवर नहीं जिसे पिंजरे में कैद किया जाए। उसकी बात पर अलीना भी कहती है, बहुत अच्छा कहता, तुम सब अभिनव बाबा का सेवक सीखने को मांगता है। अलीना की बात सुनकर वहां मौजूद सभी को हंसी छूट जाती है, और सबको हंसाता देखकर अलीना फिर समझ जाती है कि उसने हिंदी का फिर से बैंड बजा दिया है, जिसके कारण यह सभी उस पर हंस रहे हैं। तभी ओंकार अलीना को ठीक करते हुए कहता है, ओहो अलीना आंटी। अभी ओंकार उसे करेक्ट करता उससे पहले ही अलीना अपने दोनों हाथ दोनों कान पर रख देती है और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, बस बस, हमको पता है तुम सब फिर से मेरा हिंदी को करेक्ट करने को मांगता है। उसकी बात पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, और सभी को अलीना पर इतना प्यार आता है कि वह सभी उठकर अलीना के पास आकर उसने गले से लगा लेते हैं। अलीना भी खुद के लिए इतना प्यार और सम्मान देखकर इमोशनल हो जाती है, और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सब देखते हैं कि अलीना के आंखों में आंसू आ गए हैं, तब राशि मुंह बनाते हुए कहती है, यह क्या बात हुई है लेना आंटी, यहाँ हम सब आपके प्यार कर रहे हैं और आप है कि रो रही हैं। क्या आप हंसेंगे तब जब हम लोग आपको डटेंगे? और अगर ऐसा है ना तो मुझे पहले ही बता दीजिए, मुझे दांतों का ना पिछले जन्म तक का एक्सपीरियंस है, पूरे 6000 साल का। राशि की बात पर फिर से सभी को हंसी आ जाती है, और अभय राशि की बात पर नौटंकी करते हुए कहता है, हे भगवान, मैं तो एक चुड़ैल से शादी करने वाला था, अच्छा किया कि बचा लिया तुमने। अभय की नौटंकी देखकर सबको जहां हंसी आ रही थी, वही राशि को अभय पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह उसकी तरफ चिल्लाते हुए जाती है और उस पर भरते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? राशि इस वक्त इतनी गुस्से में थी कि उसके शब्द और वह खुद कांप रही थी। उसकी बात पर है अभय अपने कंधे उचकाकर कहता है, मैंने क्या कहा? वही जो तुमने कहा तुम्हें 6000 सालों का एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस तो आज के जमाने में चुड़ैल को ही हो सकती है, किसी आम इंसान को इतना एक्सपीरियंस थोड़ी ना हो सकता है। उसकी बात सुनकर राशि उसे अपने गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अरे तो मैंने ये भी तो कहा था कि मेरे पिछले जन्म का। राशि की बात सुनकर अभय कहता है, तुम्हें पिछला जन्म याद है? मतलब तुम पक्का चुड़ैल हो, किसी भी आम इंसान को तो पिछला जन्म याद ही नहीं रहता, फिर तुम्हें कैसे याद है? अभय की बातें जहां सबको हंसा रही थी, वही राशि के गुस्से को बढ़ा रही थी, और बेचारे अभय को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने सर पर एटम बम गिराने का काम कर रहा है। तभी राशि स्टडी रूम के एक कोने में जाती है और वहां से एक घंटा उठाकर अभय के पीछे आती है। डेल्टा को देखकर अभय डर जाता है और वह स्टडी रूम से बाहर निकाल कर भागने लगता है। एपिसोड 47, सबका घर लौटाना। अभय भागते भागते नीचे हॉल में आ गया था, और उसके पीछे पीछे राशि भी आ गई थी। तभी वहां पर एक दमदार आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर राशि स्टैचू बन गई थी, और अभय पीछे मुड़कर अपना थूक घटकते हुए कहता है, हे भगवान, प्रेम अंकल, अब इससे कैसे बचूं? तभी प्रेम उसके पास आते हैं और अभय के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर अपनी भारी आवाज में कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर एक नजर वो राशि की तरफ देखते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। वही अभय को अब थोड़ी चिंता होने लगी थी खुद के लिए। हमें राशि की तरफ देखा है जो कि रोनी सूरत बनाकर उसे ही देख रही थी। उसे भी अभय के लिए डर लग रहा था। फिर अभी भी प्रेम के पीछे अपने कदम बढ़ा देता है और प्रेम के रूम के आगे खड़े हो जाता है, लेकिन उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वह दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। तभी प्रेम की भारी आवाज अभय के कान में आती है, जो कह रहे थे, बरखुरदार वही खड़े रहने का इरादा है, या फिर आज अंदर भी आ जाओगे?
प्रेम की बात सुनकर अभय अपने धीरो कदमों से प्रेम के रूप में जाता है। प्रेम वहां पर अपने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। उनके एक हाथ में सिंह था जिसका वह कस ले रहे थे। अभय उनके सामने जाकर अपने दोनों हाथ बांधकर खड़े हो जाता है। तभी प्रेम अपने रोगदा आवाज में कहते हैं, तो अब तुम अपने आप सब कुछ बताना सही समझोगे या फिर कुछ खातेदारी चाहिए तुम्हें। प्रेम की बात सुनकर अभय को कुछ समझ नहीं आते, इसलिए वह चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। तभी फिर से प्रेम की गुस्से भरी आवाज उसे सुनाई देती है, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप मूर्ति के तरह क्यों खड़े हैं। प्रेम की बात पर अभय हर बार आ जाता है और कहता है, अंकल आप किस बारे में पूछ रहे हैं, मेरे और राशि के बारे में या फिर अक्षता के बारे में जिसे राघव ने किडनैप कर लिया है और शिवांश, अभिनव और देव तीनों ही उसे लेने गए हैं। वही अभय की बात सुनकर प्रेम का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है और वह तुरंत अपने घूंसे से भरी आवाज में कहते हैं, क्या कहा तुमने, उस राघव की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बहू को किडनैप किया है, सिंघानिया की बहू को किडनैप किया है, उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या। प्रेम की बात सुनकर अभय को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में प्रेम को अक्षता वाला बात बता दिया है जिससे एकांश ने छिपाने को कहा था। और अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि लेकिन उसके और राशि के बारे में बात कर रहा था। तभी चॉपर की लैंड होने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर अभय के जान में जान आती है और वो अपने दिल पर हाथ रहकर गहरी सांस लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया करता है। सभी प्रेम अभय की तरफ देखकर अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, हेलीकॉप्टर, यह आवाज तो हेलीकॉप्टर का है, क्या एकांश, अभिनव, अक्षता और देव आ गए। उसके बाद पहले अभय जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ हाँ मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ क्या है। अभय की एक्साइटमेंट देखकर प्रेम अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं और उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हें हेड मास्टर से दांत पड़ते पड़ते रह गई हो। अभय प्रेम की बात कर जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं अंकल, आप भी यह कैसी बात कर रहे हैं। आपकी बात सुनकर प्रेम कुछ नहीं कहता और अपने सोफे अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वही प्रेम के जाने के बाद अभय खुद से ही कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, हेड मास्टर से ही तो डांट सुन रहा था और अगर आप कुछ पनिशमेंट देते तो मुझे वह पूरी करनी ही होती, जैसे किसी बच्चे को हेडमास्टर पनिशमेंट देता है तो उसे पूरी करनी ही होती है, इस तरह आप भी तो हम सबके लिए हमारे हेड मास्टर है। इतना कहकर को भी कमरे से बाहर आ जाता है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर घर में जितने भी लोग थे वह सभी बाहर आ गए थे और जब अलीना अक्षता को देखती है तो उसे रहा नहीं जाता और वह दौड़कर अक्षता के गले लग जाती है। अक्षता भी अलीना को अपने गले से लगा लेती है और उसे शांत करने लगती है क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अलीना बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है और उसे ये भी अंदाजा लग गया था कि अलीना को कहीं ना कहीं उसके किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका है। वही प्रेम एकांश को अपनी का जाने वाली नजरों से देख रहे थे, उनके नजरों को समझकर एकांश समझ जाता है कि किसी ने प्रेम को सारी बातें बता दिए, जिसे वह और गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों की मिट्टी कस लेता है। वही जब अभय एकांश का ऐसा रिएक्शन देखा है तब उसे अब अभय से डर लगने लगा था और अब वह अपने मन में ही सोचता है, लो हो गया बंटाधार, अब तेरा क्या होगा अभय, ये राक्षस तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तभी उसे एकांश के बगल में खड़ी अक्षता दिखती है जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह स्माइल करते हुए ही खुद से कहता है, जब भाभी शांत हो तो काहे को डरना, ये राक्षस कुछ नहीं कर सकता, तेरा भाभी है ना इस राक्षस से तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर कुछ सोचकर उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है और वह अपने मन में ही कहता है, वैसे इस राक्षस से बचने के लिए तो मेरे पास कोई बॉडी बात है, जैसे मेरी प्यारी राशि या फिर राशि की मम्मी। ये सब सोते हुए अभय की स्माइल और गहरी हो रही थी, वही उसकी स्माइल देखकर एकांश को समझने में देर नहीं लगी कि अभय क्या सोच रहा है और अभय ही है जिसने प्रेम को सारी बातें बताई है। एपिसोड 48, अक्षता के मूड स्विंग्स। कुछ देर बाद सभी लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। अक्षता के बारे में घर में सभी को पता चल चुका था और सभी अक्षता का हाल चाल ले रहे थे। इस वक्त अक्षता सोफे पर बैठी हुई थी और उसके आसपास जितने भी घर के लेडीज थी सब घेरा बनाकर थी।
और अक्षता को पूरी तरह से अपने घेरे में ले रखा था। वही एकांश इन सभी चीजों से इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अक्षता को कोई भी इस तरह से घेर के रखे। तभी कुछ देर बाद उसका सब्र का बांध टूटा है और वह अक्षता के पास जाकर सभी लेडीज को साइड हटता है और अक्षता को अपने बोर्ड में लेकर अपने रूम की तरफ चल देता है। वही सभी एकांश की ऐसी हरकत देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगते हैं। वही अभय और ओमकार की शक्ल पर से स्माइल आ जाती है। वही दूसरी तरफ प्रेम और आदित्य दोनों की शक्ल पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वही सारी लेडीज अपना मुंह फुलाकर उन दोनों को देखने लगती है। उन्हें इस वक्त एकांश पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कभी प्रेम नैना के पास आते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार भरे इलाजे में कहते हैं, अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा बिल्कुल आपके पति पड़ गया है, जिस तरह हम आपको सबसे छुपा के रखना चाहते थे इस तरह आपको बेटा भी है। फिर सीडीओ की तरफ देखकर कहते हैं, वह भी अपनी बीवी को सबसे छुपा के रखना चाहता है जिस तरह हम आपको रखना चाहते हैं, लेकिन आप है कि मानती ही नहीं है। वही सभी के बीच ऐसी बातें, प्रेम से ऐसी बातें सुनकर नैना के गाल में से लाल हो जाते हैं और वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है और अपने नजरें नीचे किए हुए ही अपने आसपास दिखती है जहां पर सब उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जिसे देखकर नैना को और भी ज्यादा शर्माता है और वह अपने आंखों पूरी तरह से बंद कर लेती है। लेकिन प्रेम तो नैना के इस हफ्ते पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है, इसलिए वह नैना के गाल पर झुककर किस कर लेता है और जैसे ही नैना को यह एहसास होता है वह झटके से अपनी आंखें खोल देती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर प्रेम को देखने लगती है। वही प्रेम जब देखा है कि नैना उसे इस तरह देख रही है तो वह फिर से बेशर्मों की तरह कहता है, ऐसे मत देखिए हमें, वरना हम यहीं पर सबके सामने आपके होठों पर किस कर देंगे। नैना जैसी प्रेम की यह बात सुनती है उसकी हैरानी का तो सीमा ही नहीं रहा था और वह अपने आसपास दिखती है जहां पर सभी उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे और फिर अब उसे रहा नहीं जाता, इसलिए वह दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और प्रेम भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी अभय राशि को देखा है, जो मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स को देख रही थी और वह राशि के पास जाकर उसके पीछे से उसके कान में कहता है, वैसे मानना पड़ेगा अंकल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, पर शायद उनकी बेटी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, जो करना होता है मुझे ही करना होता है। अभय की बात सुनकर राशि पीछे मुड़कर अपनी आंखें भरी बड़ी कर गुस्से भरे लहजे में कहती है, अपनी यह बकवास बंद करो, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। राशि के बात पर अभय कहता है, तो जरा आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आपको मनाने का उपाय क्या है। राशि अभी की बात सुनकर और एक चीज हो जाती है और वह अभय को अपने गुस्से भरी नजर से घूरते हुए अपने इंडेक्स फिंगर दिखाकर कहती है, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें मुझे मनाने के लिए क्या करना होगा। इतना कहकर वह अपना पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वही आप है लाचारी से अपनी गर्दन न हिला देता है। वही उधर ओमकार को भी खुशबू देखी जाती है जो कि उसी के पेरेंट्स को मुस्कुराते हुए देख रही थी, इसलिए वह भी उसके पीछे जाकर उसके गर्दन और कान पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, देखा ना मेरे डैड कितने रोमांटिक है, मैं ना अपने दांत से भी ज्यादा रोमांटिक हूँ, कहो तो कुछ डेमो तुम्हें दिखाओ। पहले तो किसी के खुद के पीछे आने से खुशबू डर जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे ओंकार है तो वह थोड़ा नॉर्मल होती है, लेकिन अगले ही पर ओंकार की बातें सुनकर वह चौंक जाती है और पीछे मुड़कर अपनी आंखें छोटी कर कहती है, आपके पेरेंट्स रोमांटिक है और वह रोमांस कर भी सकते हैं क्योंकि उन दोनों की शादी हो गई है, पर हमारा क्या। उसके बाद पर उनका आज उसके कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और कहता है, तो तुम चाहती हो कि हमारी भी शादी हो जाए, चिंता मत करो बेबी, बहुत जल्द हमारी भी शादी होगी, कहो तो डैड से अभी जाकर बात कर लूं। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगता है। वहीं ओंकार की बात सुनकर खुशबू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी। वही किसी शब्द सुनकर ओंकार का उरा डाक हो जाता है और वह खुशबू के कमर को और टाइटली पकड़ कर कहता है,
किसी और से क्या मतलब, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। हम सोफा सेट ओमकार ओबरॉय की हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मैसेज खुशबू ओमकार ओबरॉय बनोगी। ओमकार का ऐसा चेहरा देखकर खुशबू सहम गई और अपनी गर्दन जल्दी जल्दी हाँ में हिलने लगी, जिसे देखकर ओमकार अपने होठों को देख कर कर मुस्कुराता है और कहता है, गुडगल इसी तरह मेरी सारी बातें मन करो और मुझसे दूर जाने का अपने दिलो दिमाग से ख्याल निकाल दो। इतना कहकर वह खुशबू के फोरहेड पर किस करता है और उसे छोड़ देता है। ओमकार से छूटकर खुशबू बिना एक पल की देरी किए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वही ओमकार उसे ऐसे भागते देखकर धीरे से कहता है, भाग लो जितना भगाना है, पर एक दिन तुम इन्हीं बाहों में रहोगे और उसे दिन मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, चाहे तुम कितना भी मेरे कैद से आजाद होने की कोशिश करो पर तुम हो नहीं पाओगी। ये कहते वक्त ओमकार की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ एकांश के ऐसे अचानक गोद में लेकर रूम में आने पर यह अक्षता बहुत ही ज्यादा एकांश से गुस्सा थी। उसे वहां सबके साथ अच्छा लग रहा था, पर एकांश ने उसे वहां रहने नहीं दिया और उससे गोद में लेकर आ गया, जिससे वह बहुत ही ज्यादा चिढ़ी हुई थी। अक्षता प्रेगनेंसी, इसलिए उसका वेट गेन हो गया था, जिससे उसके गाल बहुत ही ज्यादा खुले लग रहे थे और गुस्से में वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अक्षता का ऐसा फेस देखकर एकांश को अक्षता पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था, पर बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कुछ रहेगा या फिर करेगा तो अच्छे था उसे पर बम की तरफ फट जाएगी। इसीलिए वह अक्षता को पेड़ पर आराम से लेट देता है और बहुत ही प्यार से कहता है, स्वीट हार्ट अब आराम करो, तुम थक गई होगी इतने लंबे ट्रेवल से और बच्चे को भी तो आराम की जरूरत है। अक्षता को तो उसकी बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह उसे पर भड़कते हुए कहती है, बच्चे को आराम की जरूरत है या नहीं यह आपको कैसे पता, क्या वह आपके अंदर है? नहीं ना, वह मेरे अंदर है, मुझे पता है उसे किस चीज की जरूरत है या नहीं है। एकांत अक्षता के लहजे में साफ साफ उसकी नाराजगी महसूस कर पा रहा था, इसलिए वह उसके बगल में बैठकर उसके हाथ को पकड़कर बहुत ही प्यार से कहता है, हाँ माना कि वह तुम्हारे अंदर है, पर अपनी शक्ल देखो, तुम थकी हुई लग रही हो, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद नीचे जाकर सबसे बात कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। अक्षता एकांश की ऐसी बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गई। प्रेगनेंसी के वजह से उससे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसलिए वह और भी ज्यादा इमोशनल होकर एकांश के गले लग गई और रोते हुए कहती है, नहीं मुझे अब नीचे नहीं जाना है, मुझे स्टोरी सुनाई है, आप मुझे स्टोरी सुनाकर सुनाइए। उसकी बात पर एकांश अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर उसे देखने लगा और कहा, मुझे स्टोरी नहीं आती, मैं तुम्हें क्या सुनाऊं। और फिर कहता है, अभी तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी और अभी तुम रोने लगी। एकांश को कभी कभी उसके मूड स्विंग्स करते ही नहीं करते थे और वह उसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाया करता था। जब से अक्षता के मूड स्विंग्स शुरू हुए थे, तब से एकांश हर एक चीज के लिए रेडी खुद को रखने की कोशिश करता था, पर फिर भी बेचारा कहीं ना कहीं फंसी जाता था। एकांश की बात सुनकर अक्षता का अपने नाक सिकुड़ते हुए कहती है, आपको मुझसे लड़ाई करनी है, इसी आप चाह रहे हैं कि मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं। फिर कुछ सोचकर कहती है, एक मिनट, मैं कहीं सुना था कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका पति उसे पर से अपना इंटरेस्ट हटा लेता है और दूसरे एलईडी लड़कियों पर अपना इंटरेस्ट दिखने लगता है। फिर रोते हुए जोर जोर चलाकर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्का बनाकर एकांश के चेस्ट पर मरते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रेग्नेंट होने पर आप किसी और लड़की के पास चले गए, किसी और को अब आपका पसंद करने लगे। वही कौन सा अक्षता की ऐसी बातें सुनकर लगभग सदमे में ही चला गया था। तभी वह अक्षता के दोनों हाथ को पकड़कर बहुत ही प्यार से कहता है, स्वीटहार्ट तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूंगा और ना ही कभी किसी और को देख सकता हूँ, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। एकांश की बात सुनकर अक्षता थोड़ा शांत होती है और फिर से एकांश के गले लग जाती है और अपना चेहरा उसके चेस्ट में छुपाकर कहती है, पक्का आप सच कह रहे हैं ना? एकांश उसके सर और पीठ को सहलाते हुए कहता है,
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और मैंने ये वादा तुमसे पहले भी किया था और आज फिर कर रहा है कि जिस तरह राम की बीवी केवल सीता माँ थी, इस तरह इस एकांश की बीवी केवल और केवल अक्षता रहेगी। अक्षता एकांश की बात सुनकर खुश हो जाती है और वह उसके सीने से निकाल कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने प्यार भरी नजरों से देखते हैं और बहुत ही प्यारी सी आवाज में कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बीवी सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी और कोई नहीं। इतना कहकर वो वापस से आकाश के सीने से लग जाती है। एकांश भी उसे अपने बाहों में भर लेता है और फिर दोनों ही लेट जाते हैं और एक दूसरे के बाहों में गहरी नींद में चले जाते हैं। एपिसोड 49 अक्षता का पहला प्यार। अगली सुबह सब कुछ एक तरह से ठीक हो चुका था। एकांश और अक्षता अभी भी आराम से सोए हुए थे। अक्षता एकांश के बाहों में थी और एकांश ने अक्षता को बहुत ही प्यार से और कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे धूप की रोशनी एकांश के रूम तक आती है और अक्षता के चेहरे पर पड़ने लगती है, जिससे अक्षता अपना चेहरा एकांश के सीने में छुपा लेती है और उसमें अपने चेहरे को रगड़ने लगती है, जिससे एकांश की नींद खुल जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह अपने बगल में अक्षता को इतने प्यार से सोते देखकर मुस्कुरा देता है। हल्की हल्की धूप की रोशनी में अक्षता का चेहरा और भी निकल रहा था। कुछ देर ऐसे ही अक्षता को देखने के बाद एकांश उसे अच्छे से सुलाता है और खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जब एकांश फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है तो देखा है कि अक्षता भी उठ चुकी थी, लेकिन अक्षता अभी बेड पर ही थी। जब अक्षता एकांश को देखते हैं तो वह बच्चों की तरह अपने दोनों हाथ को बढ़ा देती है, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के आगे अपने दोनों हाथ बढ़ाकर यह कहता है कि आप मुझे गोद में ले लो। ठीक उसी तरह अक्षता भी कर रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत बिखरी हुई थी। एकांश अक्षता को देखकर अपनी गर्दन न महिला देता है, क्योंकि लगभग कुछ दिनों से अक्षता का यही हाल था। फिर एकांश अक्षता के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे कर कर एक लाइट कैसे उसके होठों पर करता है। फिर इसे अपने गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है और कहता है, और कितना दिन इस बच्चे को मुझे संभालना होगा। अक्षता अपना मुंह बनाकर एकांश को देखते हैं और फिर कहती है, क्यों आपको दिक्कत हो रही है इस बच्चे को संभालने में? अगर आप मुझे नहीं संभाल सकते तो मेरी टमी में जो बच्चा है उसे कैसे संभालेंगे? बोलिए मत, वह बहुत जल्द आने वाला है और उसे आपको ही संभालना है, मैं कुछ नहीं करने वाली। उसके बाद सुनकर एकांश उसके तरफ देखा है और फिर अपने होठों को तेरा कर कर मुस्कुराता है और फिर अक्षता की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मत संभालो, लेकिन मुझे एक बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी और मैं उसे दिन भर खिला रहूंगा और जब तुम मांगेगा भी ना उसे तब भी नहीं दूंगा। एकांश की बात सुनकर अक्षता मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद एकांश अक्षता को फ्रेश करवा कर और सावर दिलवा कर उसे रूम में ले आता है और उसके गीले बालों को सूखने लगता है। अक्षता भी चुपचाप मिरर के सामने बैठी मिरर में एकांश को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। वही एकांश का पूरा ध्यान अक्षता के बाल को सुखाने में था। कुछ देर बाद अक्षता सबसे मिलने के लिए नीचे हॉल में आ गई थी। जब सभी ने अक्षता को देखा तो सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई और सभी बड़ों ने अक्षता को खूब सारा आशीर्वाद दिया और सभी छोटे ने अक्षता को खूब सारा प्यार दिया। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे और सभी अक्षता से बात कर रहे थे। वही एकांश अपने रूम में था। तभी अक्षता का फोन बजता है। अक्षता जब भी घर में रहती थी तब वह अपना फोन अपने रूम में ही रखा करती थी। उसे अपने फोन को अपने साथ रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए जब वह बाहर जाया करती थी तभी वह अपने फोन को लेकर जाती थी। कभी कभी तो वह बाहर जाने वक्त भी अपने फोन को अपने घर में ही भूल जाया करती थी, जिसके चलते वह कई बार एकांत से और अभिनव से डांट खा चुके थी। वही एकांश सोफे को बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके कानों में अक्षता की फोन की रिंगटोन की आवाज गई। पहले तो एकांश ने उसे इग्नोर कर दिया, पर लगातार 3 से 4 बार कट होने के बाद भी फोन बज रहा था। इतना ज्यादा कॉल आने के बाद एकांश अक्षता का फोन को देखा।
वह जाना चाहता था कि आखिर कौन है जिसे अक्षता को इतना फोन करने की जरूरत पड़ गई, जबकि उसके सारे परिवार वाले तो अभी उसके साथ ही हैं। कुछ सोचकर एकांश ने अक्षता का कॉल पिक कर दिया, पर उसने कुछ कहा नहीं और उधर से कुछ कहने का इंतजार करने लगा। और जल्दी उधर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, अक्षता अक्षता, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं राहुल बोल रहा हूँ। तुम्हें याद है, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। जैसे ही राहुल ने ये कहा, एकांश का पकड़ उसके मोबाइल पर कस गया। एकांश कुछ का पता उससे पहले ही राहुल ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, अक्षता, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? ये बात सुनकर तो एकांश का पारा बहुत ही ज्यादा हाई हो गया कि तभी फिर से उसे राहुल की आवाज आई जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, अक्षता, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है, पर क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? ये सुनते ही एकांश से रहा नहीं गया और उसने अक्षता के मोबाइल को दूर दीवार पर फेंक दिया, जिससे अक्षता का मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गया। इस वक्त एकांश का ओरा बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके हाथों की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी और उसने अपने दोनों ही हाथों की मूर्ति बना रखी थी। उसकी आंखें ब्लड शर्ट रेड थी और उसके माथे की नसें भी दिखाई दे रही थी। और एकांश एकटक अक्षता के टूटे हुए मोबाइल को देख रहा था। तभी वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अक्षता सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। अगर वह खुद मुझसे दूर जाने की सोचेगी तो मैं उसे कैद कर लूंगा, लेकिन खुद से उसे दूर नहीं जाने दूंगा। फिर गहरी गहरी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं सबको मेरी ही बीवी क्यों चाहिए होती है, सबको मेरी चीजों पर क्यों अपना हक जमाना होता है। फिर कुछ सोचकर अपने होठों को टेढ़ा कर कर मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि एकांश ओबरॉय है कौन। एपिसोड 50। अभिनव ने दी अश्वी को सजा। कुछ देर बाद एकांश अपने रूम से डाइनिंग हॉल में आया, जहां पर अच्छिथा बहुत ही हंस हंस कर सबसे बातें कर रही थी। उसे देखकर एकांश को फिर से उस कॉल वाले लड़के का याद आ गया और वो याद करते हैं उसने अपनी मुट्ठी बना ली और अपने मन में ही कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो अक्षिता। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ। इस चीज का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा आखिरी प्यार बनेगा। मेरे अलावा अब तुम किसी से नहीं प्यार करोगी। वही एकांश को डाइनिंग एरिया में खड़े होकर अक्षता को गुस्से भरी निगाहों से गिरते देखकर अभिनव उसके पास आता है और उसे अपनी भारी आवाज में कहता है, मेरी बहन को इस तरह देखना बंद करो। एकांत अभिनव की बात सुनकर उसकी तरफ देखा है और बिना इमोशंस के कहता है, माना कि वह तुम्हारी बहन है, लेकिन वह मेरी बीवी भी है और इसीलिए मैं जैसे चाहूं उसे देख सकता हूं, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एकांश की बात सुनकर अभिनव को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भरी से भरी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं चुप हूं क्योंकि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, वरना कभी भी तुम्हें उसके जिंदगी में नहीं आने देता। इतना कहकर अभिनव वहां से चला जाता है। वही एकांश अभिनव को बिना इमोशंस के घूरते रहता है, फिर अपने होठों को टेढ़ा कर कर मुस्कुराता है और कहता है, साला मुझे मेरी ही बीवी को दूर रखने की बात कर रहा है। उसे पता नहीं है कि अगर यह एकांश का सगा साला ना होता तो अब तक ऐसी बात करने पर इसे मैं भगवान के पास पार्सल कर देता। फिर अक्षता की तरफ देखा है और कहता है, पर क्या करे, साले से मेरी स्वीट हार्ट बहुत प्यारी करती है और अगर उसे कुछ होगा तो मेरी स्वीट हार्ट को तकलीफ होगी जो मैं नहीं देख सकता, बस इसीलिए इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। वही पीछे खड़ा ओमकार यह सारी बातें सुन रहा था। एकांश की बातें सुनकर ओमकार भी अपने होठों को तेरा करके मुस्कुराता है और अपने बाल को पीछे करते हुए खुशबू की तरफ देखा है और कहता है, अच्छा है मेरा कोई साला नहीं है, वरना भाई जैसी मेरी भी हालत होती। हाय मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरा साला नहीं बल्कि साली है। तभी उसकी नजर अभिनव पर जाती है जो आश्वी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था और अश्वी भी उसके साथ चुपचाप जा रही थी। और देखते ही देखते अभिनव उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। अभिनव ये सीन देखते हैं अपने आंखें छोटी कर लेता है और अपनी बाल खुजलाते हुए कहता है, ये भाई का साला मेरी साली को कहाँ लेकर जा रहा है।
तभी जब वह देखता है कि वह दोनों रूम में गए हैं तो उसकी आंखें और बड़ी हो जाती है और वह चौंकते हुए कहता है, कहीं ये भाई का साला मेरी साली से शादी तो नहीं करने वाला और मेरा भी साल तो नहीं बनने वाला। तभी उसके पीछे अक्षता आती है और उसके शोल्डर का हाथ रखकर कहती है, यह आप अपने में ही क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मुझे भी सुनाई देगा। अक्षता को देखकर ओंकार कहता है, भाभी आप इधर से उधर क्यों घूम रही है, आपको आराम करना चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप खुद से कह दीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ ले आऊंगा। उसकी बात पर अक्षता मुस्कुरा देती है और कहती है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने लगे हैं, अगर मैं ज्यादा चलूंगी नहीं तो मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा और ना ही बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक होगा, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत कम करने दीजिए, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अक्षता की बात पर ओमकार अक्षता का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहता है, भाभी मैं ये सब तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने आने वाले भतीजा या भतीजा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उसके साथ हमेशा खेलूंगा और देखिएगा मैं आपको दूंगा भी नहीं। अक्षता उसकी बात पर मुस्कुरा दी और वह जैसे खाने वाली थी वैसे ही उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, जिसे एक पल के लिए तो वह डर ही गई थी, लेकिन दूसरे ही पल वह रिलैक्स हो गई। वही ओम को भी पहले डर लगा पर कुछ देर में वह भी रिलैक्स हो गया, पर जैसे ही उसने आवाज के डायरेक्शन में देखा और उसे इंसान की आंखों का डायरेक्शन देखा तो वह उसका डर और भी बढ़ गया। यह आवाज एकांश की थी जो कि कहा था, क्या हो रहा है यहाँ। और वह एक तक चलती हुई निगाहों से ओमकार और अक्षता का हाथ देख रहा था, जो कि ओमकार ने अक्षता का पड़ा था। ओमकार ने जैसे ही इस बात को नोटिस किया, इस वक्त उसने अक्षता का हाथ छोड़ दिया और अक्षता से 2 कदम और दूर हो गया और फीकी स्माइल करते हुए कहा, भाई आप नाराज क्यों हो रहे हैं, देखिए मैंने कहा भाभी को पकड़ा है, वह तो गलती से मैंने पकड़ लिया था। आप प्लीज ऐसे में देखिए, मुझे आपके ऐसे देखने में बहुत ज्यादा डर लगता है। इतना कहकर उसने अपने दोनों ही हाथ को ऊपर कर लिया था। वही अक्षता ने जब ये देखा तो उसे हंसी आ गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। अक्षता की हंसी की आवाज सुनकर एकांश का ध्यान अक्षता पर गया और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी ना दिखने वाली स्माइल आ गई। फिर वह अक्षता के पास आकर अक्षता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी नैना एकांश को रोकते हुए कहा, कहाँ ले जा रहे हो इसे। एकांश नैना की तरफ घुमा और बिना किसी भाव के कहा, मैंने सोचा कि अक्षता को बाहर घूम लाओ। ये सुनकर अक्षता के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और नैना ने भी उसके पास आकर कहा, वैसे तो अक्षता तब बहुत जगह घूम चुकी है और मुझे अब इसे कहीं और भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कहीं भेजना तो दूर की बात है, मैं तो ये भी नहीं चाहती कि यह अब अपने कमरे से भी बाहर निकले। वही नैना की बात सुनकर अक्षता के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और जब एकांश ने देखा कि अक्षता की स्माइल गायब हो गई है तो उसे नैना पर बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ कहा नहीं और अक्षता का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी नैना अक्षता के पास आई और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इसे ले जा रहे हो तो अच्छे से ले जाना और सही सलामत लेकर आना, याद रहे यह मेरी बहू नहीं बेटी है और उसके अंदर मेरा पोता बोल रहा है जिसे मैं कुछ भी नहीं होने दे सकती। इतना कहकर उसने एकांश की तरफ देखा, एकांश ने भी अपना सर हमें हिला दिया। फिर एकांश अक्षता का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रूम में अभिनव जैसे ही यशवी को अपने रूम में लेकर आया, उसने उसे बेड पर धकेल दिया जिससे यशवी भी बेड पर मुंह के बाल गिर गई। बेड बहुत ही सॉफ्ट और गद्देर था जिस कारण उसे चोट नहीं लगा, पर अभिनव के ऐसा करने पर वह उसे पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे पता था कि अभिनव उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वही अभिनव उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथ को बेड में घुसाते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसे कपड़े पहनने के लिए, फिर तुम क्यों पहनी, मैं तुम्हारे उसे दिन कितने सारे इंडियन ड्रेस खरीदे थे, फिर तुम अपनी यह वेस्टर्न ड्रेस और इतने छोटे कपड़े क्यों पहनी हो। अश्वी को अभिनव की ऐसी आवाज सुनकर और उसकी हरकतें देखकर डर तो लग रहा था,
पर उसने हिम्मत करते हुए कहा, यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ, जो चाहूं वह पहन सकती हूँ, जो चाहूं वह खा सकती हूँ, जिसे चाहो उसे मिल सकती है, जिसे चाहो उसे दोस्ती कर सकती हूँ, जहाँ चाहूं वहां जा भी सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत है। ये सारी बातें अश्वी भी अभिनव के आंखों में आंख डालकर कह रही थी। वही अभिनव ने जब उसकी यह सारी बातें सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया, और उसने अश्वी के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर किया और अपने एक हाथ में ले लिया। फिर उसके चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। लगता है मेरा खौफ तुम्हारे अंदर से निकल गया है। फिर अपने होठों को तिरा कर कर मुस्कुराता है और उसके होठों को देखते हुए कहता है, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरे सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और तुम्हें दुनिया के सामने कैसे रहना चाहिए, और कैसे तुम्हें मेरी हर एक बात माननी चाहिए। इतना कहकर वह बिना देरी किए उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और उसे किस करने लगता है, या फिर यह कहे कि उसका केस नहीं बल्कि वह उसके होठों को चबा रहा था, जिससे आश्वी को बहुत ही दर्द हो रहा था। और वह अभिनव से छूटने के लिए छत बता रही थी, पर उसकी नाजुक सा वजूद अभिनव के भारी भरकम वजूद के आगे कहाँ टिकने वाला था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।